दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि केंगुई ने चारों तरफ खबरें फैला दी थी कि किन्यू के पास कई सारे रेयर ट्रेजर मौजूद है, जिन ट्रेजर्स की लालच में आकर किन्यू को मारने के लिए यहाँ मिनी माउंटेन पर कई सारे सेलेस्टियल गॉड रेल्म के वॉरियर्स आ गए थे। दूसरी तरफ किन्यू भी इन लोगों पर रहम नहीं करता, बल्कि उसने तो पहले से इन लोगों की मेहमान नवाजी करने के लिए वहाँ पर कई सारे परमिशन बिछा रखे थे। जिन परमिशन के अंदर जैसे ही ये सेलेस्टियल गॉड्स बाहर से इंटर करते तो किन्यू ने मार पीट कर फौरन से अपनी गॉड लॉकिंग आर्टिफैक्ट के अंदर कैद करके उन्हें अपना गुलाम बना लेता। मगर आखिरी सेलेस्टियल गॉड्स वाला ग्रुप काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उनमें से एक आदमी मिस्टर क्यू अपर डिवाइन रेल्म से आया हुआ है, और चूंकि वो एक मिड लेवल सेलेस्टियल गॉड था तो उसे स्पेस लैब भी काफी अच्छे से आती थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए किन्यू के कई सारे फॉर्मेशन को ब्रेक करते उसे बहुत ही कमजोर करने लगा। दूसरी तरफ किन्यू को भी एहसास हो गया था कि अगर उसे मिस्टर क्यू को हराना है तो उसे लेवल 8 की फॉर्मेशन बिछानी ही होगी। जिस लेवल 8 की फॉर्मेशन की गहराइयों पर फोकस करते हुए किन्यू ने आखिरकार उसे समझ लिया था कि ये अलग ही एक छोटी सी दुनिया है, और इस दुनिया के अंदर कुछ अलग ही स्पेस ला होंगे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किन्यू का लेवल भी ब्रेक थ्रू हो गया। वो खुद भी एक लो लेवल सेलेस्टियल गॉड बन जाता है, मगर उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी, जो कि दूर दूर तक बहुत सारे लोगों को महसूस हो गई। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ से लेवल 8 के फॉर्मेशन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान से कई सारे लाइटिंग अटैक इन लोगों पर गिर रहे थे। मिस्टर क्यू और बाकी के सब लोग लाइटिंग अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, और जो कमजोर वॉरियर यहाँ पर हिट हुए वो फौरन से गॉड लॉकिंग आर्टिफैक्ट के चेंज में जकड़े हुए यहाँ से पीछे चले गए। आखिर में सिर्फ 8 सेलेस्टियल गॉड वॉरियर बचे हुए थे, जिन पर आसमान से लगातार लाइटिंग अटैक्स हो रहे थे, साथ ही साथ प्यूरिफाइंग फ्लेम भी इन लोगों पर बरस रही थी। मिस्टर क्यू अपने स्पेस लैब का इस्तेमाल करते खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उसके स्पेस लैब काम नहीं कर रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्यू भी एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के सामने आ गया, जहाँ वो सवाल करते हुए उनसे पूछता है कि क्या तुम 8 लोग मेरे गॉड लॉकिंग टावर के सामने खुद झुकने के लिए तैयार हो गए? तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम पर रहम दिखाऊंगा। लेकिन मिस्टर क्यू जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी ये मामूली लाइटिंग अटैक और प्यूरिफाइंग फ्लेम मुझे नहीं हरा सकती। ये सुनकर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा तो ये बात है। जो कहते किन्यू ने वहाँ पर फौरन से अपने डिवोरिंग थंडर अटैक को रेडी करते हुए यहाँ मिस्टर क्यू और उसके बाकी के साथियों पर हमला कर दिया। जो अटैक था तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो अपने फ्लोटिंग आर्मर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक के सामने टकरा जाता है। बेशक मिस्टर क्यू की स्ट्रेंथ कमाल की थी, इवन कि किन्यू भी अपने मन ही मन में मिस्टर क्यू की तारीफ करने लगा कि ये वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन देखते देखते यहाँ पर किन्यू के अटैक्स की वजह से मिस्टर क्यू के बाकी के सारे साथी हार मानकर नीचे की तरफ गिरने लगे, और चूंकि उन लोगों ने खुद ही किन्यू के सामने हार मान ली थी तो किन्यू भी उन्हें जान से नहीं मारता, बल्कि वो उन्हें अपने गॉड लॉकिंग टावर में कैद कर लेता है। यहाँ जब सब लोग खत्म हो गए थे तो किन्यू देखता है कि पीछे की तरफ 3 कल्टिवेटर बचे थे, जिनमें से एक का नाम यीगोंग, दूसरा टांगजुई और आखिरी में था मिस्टर क्यू। ये तीनों ही काफी ज्यादा ताकतवर थे और ये किन्यू के काफी अच्छे गुलाम बन सकते हैं। ये सब सोचते हुए किन्यू ने वहाँ पर आखिरकार स्पेस फॉर्मेशन एक्टिवेट कर ली थी, जिसकी वजह से किन्यू भी मिस्टर क्यू की तरह स्पेस को कंट्रोल करने लगा, और वो यहाँ पर मिस्टर क्यू को बताता है कि देखो ये मेरा स्पेस है। इस स्पेस लैब फॉर्मेशन के अंदर से सिर्फ एक गॉड किंग लेवल का कल्टिवेटर ही बचकर बाहर जा सकता है, इसलिए तुम हार मान लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल्स बनाते हुए तुम्हें वॉइड के अंदर भेज दूंगा, जहाँ पर तुम हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। ये जानकर यीगोंग और टांगजुई तो घबरा गए थे, वो फौरन डर के मारे वहाँ से दूर भागने लगे। लेकिन मिस्टर क्यू अभी भी हिम्मत के साथ अपनी शील्ड बनाकर यहाँ किन्यू का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू ने काफी कूल तरीके से मिस्टर यीगोंग को तो जकड़ लिया। साथ ही साथ टांगजुई ने भी भागकर जाने की कोशिश करी, लेकिन अचानक से वो जमीन पर गिर जाता है, और वो किन्यू के सामने भीख मांगते हुए कहता है कि मैं हार मानता हूँ, प्लीज किन्यू मुझे मारना मत। ये सुनकर किन्यू उसे भी बख्शते हुए यहाँ पर कैद कर लेता है। अब आखिर में मिस्टर क्यू बचा था, जिसे देखते हुए किन्यू काफी कूल तरीके से कह रहा था कि ये मेरा स्पेस है, तुम वाकई में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ सिर्फ वही होगा। ये कहते किन्यू ने काफी आसानी के साथ वहाँ पर पूरे स्पेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वॉइड को देखकर दूसरी तरफ मिस्टर क्यू भी समझ जाता है कि उसका किन्यू के सामने कोई मुकाबला नहीं, इसलिए वो भी हार मानते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर क्यू के हारे जाने की खबर जब यहाँ मिनी माउंटेन के बाहर मौजूद बाकी के कल्टिवेटर्स के पास पहुंची तो वो लोग घबरा गए। वो लोग ये सोचने लगे कि जब अपर डिवाइन रेल्म का एक सेलेस्टियल गॉड किन्यू को नहीं हरा पाया तो हमारी क्या औकात है, हमें अब वो ट्रेजर नहीं चाहिए बल्कि हम जिंदा रहना चाहते हैं। और वो सब लोग किन्यू के लेवल 8 की फॉर्मेशन की वजह से डर के मारे घबराकर यहाँ से भागने लगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर अपर डिवाइन रेल्म की जियांग फैमिली पर आ जाता है, जहाँ पर हम मिस जियांगली के फादर को देख पा रहे थे। इनका नाम जियांग फान है, जिनसे उनकी बीवी कह रही थी कि उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हमारी बेटी हमारे मकसदों को समझ जाएगी। हम बेशक उसकी बुराई नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि हमेशा जियांगली महफूज रहे, इसलिए वो मिस जियांगली को जल्द से जल्द शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। यहाँ पर ये सारी बातें तो
तो हो ही रही थी कि तभी अचानक यहाँ पर उनका एक सर्वेंट आ गया, क्योंकि मास्टर जेंगफेन को बताता है कि मिनी माउंटेन पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन मास्टर डिटेक्ट हुआ है जिसका नाम किन्यू है। उसकी फॉर्मेशन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कई सौ सेलेस्टियल गॉड भी उसे नहीं तोड़ पाए, इवन कि मिस्टर क्यू भी उसके फॉर्मेशन में फंस चुका। एक इतने पावरफुल फॉर्मेशन मास्टर को सुनकर तो मास्टर जेंगफेन भी सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि यहाँ इस डिवाइन रेल में फॉर्मेशन मास्टर्स की बहुत बड़ी इज्जत थी। इसलिए मास्टर जेंगफेन फौरन अपनी ही जगह पर बैठकर दूर से ही यामिनी माउंटेन को स्कैन करके देखते हैं और वो सरप्राइज होकर अचानक से खड़े होते हुए कहते हैं कि ये तो एक लेवल 8 की फॉर्मेशन है जिसमें अलग ही स्पेस लॉ का इस्तेमाल किया। इससे कई लाखों साल पहले सिर्फ एक ऐसा गॉडली कल्टीवेटर था जिसका नाम मास्टर चिमी है, वो इस तरह की फॉर्मेशंस को बना सकता था। ये बात तो वाकई में काफी ज्यादा खास थी। इवन कि यहाँ पर मास्टर जेंगफेन की वाइफ भी उनसे कहती है कि किसी भी वेपन को फोर्ज करने के लिए सबसे मुश्किल काम होता है फॉर्मेशंस को बनाने का। अगर ये लड़का इतना ही ज्यादा माहिर है तो हमें इसे अपनी फैमिली के अंदर इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि किन्यू की वजह से जेंग फैमिली और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। मास्टर जेंगफेन भी इस बात से एग्री करता था, क्योंकि मास्टर चिमी के बाद किन्यू ही इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि वो एक डिवाइन फोर्जिंग मास्टर बन पाए। इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन अपने सर्वेंट को एक इनविटेशन स्क्रॉल दे दिया था, जिसे देते हुए वो कहता है कि जल्द से जल्द विची सिटी जाकर उस लड़की को यहाँ पर इनवाइट करो। वो सर्वेंट भी ये बात सुनकर फौरन यहाँ से रवाना हो गया, जबकि मास्टर जेंगफेन यहाँ पर अपने मन में कह रहे थे कि किन्यू, लगता है कि तुम्हारा नाम इस डिवाइन रेल में जल्दी बहुत तेजी के साथ फैल जाएगा। हालांकि मास्टर जेंगफेन को ये बात मालूम ही नहीं कि किन्यू उन्हीं की बेटी से प्यार करता है और उनसे शादी करना चाहता है। अगर ये बात उन्हें मालूम हो जाए तो वो तो फौरन ही एग्री हो जाए। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिनी माउंटेन पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू ने अपने लिए कई सारे न्यू सर्वेंट्स क्रिएट कर लिए थे और ये सारे के सारे सर्वेंट सेलेस्टियल गॉड रेल्म के कल्टीवेटर्स हैं, जिन्हें देखते हुए किन्यू कह रहा था कि आज के बाद से तुम लोग मेरे गुलाम हो और तुम लोगों को मेरा हर एक ऑर्डर मानना होगा। किन्यू की ये बात सुनकर वहाँ पर मुझे सारे के सारे सेलेस्टियल गॉड एक साथ ही किन्यू को मास्टर कहकर पुकारते हैं, लेकिन टेंजी के मन में अभी भी कुछ हलचल चल रही थी। वो किन्यू के साथ बगावत करते उसे धोखा देना चाहता था, लेकिन ये सोच जैसे उसके दिमाग में आई तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी सोल को चेंज और भी ज्यादा जोरों से जकड़ना शुरू कर दिया और उसे तकलीफ होने लगी। इससे पहले कि टेंजी मारा जाता वो फौरन किन्यू से माफी मांगते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं आपसे बगावत करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो सुनकर किन्यू वहाँ पर मुझे सारे के सारे सेलेस्टियल गॉड्स को धमकाते हुए कहते हैं कि तुम सब लोगों की सोल को मेरे गॉड लॉकिंग आर्टिफैक्ट में जकड़ कर रखा हुआ है। अगर तुम लोगों के मन में सिर्फ बगावत की थॉट्स भी आए तब भी तुम लोगों को इसका नुकसान झेलना होगा, इसलिए ये बातें याद रखो। जो सुनकर टांगची धीरे धीरे से खड़ा होते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बातों को समझ गया। जिसके बाद किन्यू वहाँ पर मुझे अपने सारे के सारे सर्वेंट्स को यहाँ जेंगलिन रेल्म आर्टिफैक्ट में जाने के लिए बोलता है, सिवाय मिस्टर क्यू को छोड़कर। सब लोगों के जाने के बाद हम पीछे मिस्टर क्यू को देखते हैं, जो कि पहले से अब अलग दिख रहा था। किन्यू धीरे धीरे से मिस्टर क्यू की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि बेशक मैंने तुम्हें अपना सर्वेंट तो बना दिया, क्या तुम मुझे मास्टर कहने में हिचकिचा तो नहीं रहे, क्योंकि तुम अपर डिवाइन रेल्म में एक बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते थे। वहाँ पर तुम्हें कई सारे लोग जानते हैं और तुम एक बहुत ही सारा इज्जतदार कल्टीवेटर हो। जिस पर मिस्टर क्यू जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अपर डिवाइन रेल्म में सिर्फ ताकत की ही इज्जत की जाती है और किन्यू मैं देख चुका हूँ कि तुम कितने सारा ताकतवर हो, इसलिए तुम्हें मास्टर कहकर पुकारने में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही। यानी कि मिस्टर क्यू ने दिल से किन्यू को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया था। ये जानकर तो किन्यू को भी खुशी हुई, इसलिए वो मिस्टर क्यू को अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरल बना देता है। वो उससे कह रहा था कि तुम बाकी के सारे सेलेस्टियल गॉड्स को कमांड करोगे और इस काम में बटरफ्लू भी तुम्हारा साथ देंगे। तुम फ्यूचर में मेरे एक बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट अटेंडेंट बन सकते हो। इस पर तो मिस्टर क्यू भी किन्यू का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो किन्यू से कह रहा था कि मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। यहाँ मिस्टर क्यू के जाने के बाद हम देखते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर लू शुई, होंगयू, मुलान और साथ ही साथ पॉइजनियस सेंटीपीड आ गया था, जो कि खुश होते हुए किन्यू को बताते हैं कि जब हम जेंगलिन आर्टिफैक्ट से बाहर गए थे तो हम लोगों ने अपने डिवाइन ट्राइबुलेशन सेंस कर लिया, वो 100 साल बाद हमारी तरफ आने वाला है। ये सुनकर किन्यू को एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि उसके जेंगलिन आर्टिफैक्ट के अंदर कैमकन वर्ड के स्पेस लॉ सच में अलग है, जहाँ पर हेमली लॉ अप्लाई नहीं हो रहे। यानी कि किन्यू के कैमकन वर्ड के अंदर कोई भी हेमली ट्राइबुलेशन एग्जाम उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो पाएगा। तो सब चीजें किन्यू फ्यूचर में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए किन्यू खुश होते हुए यहाँ पर अपने दोस्तों से कह रहा था कि ठीक है, तब तक तुम लोग यहाँ से जाकर अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। जो सुनकर वो सब लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तभी अचानक दूसरी तरफ किन्यू यहाँ पर अपने भाई सेबल से कहता है कि तुम भी काफी सारा इम्प्रूव कर चुके हो, अब तुम मेरे साथ रहना, हम लोग थोड़ा बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं। जिस पर सेबल भी एग्री हो गया था। साथ ही साथ वो किन्यू से कहता है कि वैसे भाई तुमने मुझे तो सरप्राइज ही कर दिया। मैंने तो सोचा था कि मैंने अपने स्पीड टेक्निक से तुम्हें हरा दिया है और मैं तुम्हें सरपास करके आगे निकल चुका हूँ, लेकिन कुछ देर बाद मुझे पता चला कि तुमने इतने सारे सेलेस्टियल गॉड्स को अपना सर्वेंट बना लिया। साथ ही साथ तुम अपना लेवल ब्रेक थ्रू करते हुए मुझसे भी आगे जा चुके हो। वाकई में भाई तुम्हें पीछे छोड़ना नामुमकिन है। यहाँ सेबल अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि मिनी माउंटेन के बाहर कैप्टन हुआंग जिंग आ जाती है,
एक्सप्रेस में आते ही किन्यू को आवाज दे दी। ये आवाज सुनकर किन्यू भी फौरन अपने मिनी माउंटेन से निकलकर बाहर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस वांगजिन के साथ एक आदमी गोंग लान भी आया हुआ था। वो खुद को किन्यू से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मैं विची सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ। मुझे यहाँ पर हुआंगफू फैमिली के ईस्टर्न एक्सट्रीम होली एम्परर ने भेजा हुआ है ताकि मैं तुम्हें अपनी फैमिली के अंदर इनवाइट कर सकूँ। मुझे मालूम है कि प्रिंसेस वांगजिन आपकी अच्छी दोस्त है और वो भी चाहती है कि आप प्लीज इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए हमारे जुआनजिन माउंटेन पर हमारे साथ चले। तो सुनकर किन्यू स्क्रोल को पढ़ने लगा और वो यहाँ पर सवाल करते हुए कहता है कि अगर मैंने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हुआंगफू फैमिली के रहमो करम पर जीऊंगा। जो सुनकर मिस वांगजिन फौरन से सामने की तरफ आकर कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें खुद की इज्जत और अपनी आजादी की कितनी ज्यादा वैल्यू है, इसलिए हम तुम्हें बिल्कुल भी ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। इवन कि मैंने अपने फादर यानी कि होली एम्परर से तुम्हारे बारे में डिस्कस भी कर लिया है। अगर तुम हमें ज्वाइन करती हो तो उसके बाद तुम्हारी जब मर्जी हो तुम हमें छोड़कर भी जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जो सारी बातें सुनकर किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हारी हुआंगफू फैमिली को ज्वाइन करने का फैसला करता हूँ। जिसके बारे में किन्यू नीचे आकर सेबल को भी बताने लगा कि मैंने जुआनजिन माउंटेन को ज्वाइन करने का फैसला किया है। ये सुनकर सेबल यहाँ पर किन्यू से सवाल करते हुए कहता है लेकिन हमारा मंकी ब्रदर वो तो इस वक्त शुरा सी में मौजूद है, हमें तो शुरा सी को ज्वाइन करना चाहिए था ना। जिस पर किन्यू सेबल को बताता है कि इस लड़की प्रिंसेस वांगजिन ने कई बार मेरी जान बचाई, इसलिए मैं उसके ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाया। यहाँ जब किन्यू सेबल से ये सारी बातें कर ही रहा था तभी अचानक गोंगलैन की नजर वहीं पर मौजूद मिस्टर क्यू पर पड़ गई थी, जिसके बाद वो लोग फौरन से मिस्टर क्यू के पास भी आ गए क्योंकि मिस्टर क्यू भी अपर सेलेस्टियल गॉड रेल्म में काफी माना जाना वॉरियर था। यहाँ पर किन्यू मिस्टर क्यू के इन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि अब ये मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अटेंडेंट है। जिस पर मिस वांगजिन कहती है ये तो काफी अच्छा हुआ, मैं मिस्टर क्यू को भी अपनी हुआंगफू फैमिली में इनवाइट करना चाहूंगी। जो सारी बातें सुनने और डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग उड़ते हुए यहाँ विची सिटी लॉर्ड के मेंशन की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ पहुंचकर हमें देखने को मिलता है कि किन्यू के बाकी के 7 मेजर फैमिलीज के मैसेंजर्स भी यहाँ पर पहले से किन्यू का इंतजार कर रहे थे और उनमें से हर एक फैमिली का होली एम्परर चाहता था कि किन्यू उनकी फैमिली को ज्वाइन कर ले, जिनके इनविटेशन लेटर्स को यहाँ वो लोग किन्यू के सामने प्रेजेंट करते हैं। यहाँ शुरा सी का इनविटेशन लेटर इवन की जियांग फैमिली का इनविटेशन लेटर भी किन्यू के सामने आ गया था, जिनके बारे में सुनते हुए किन्यू बताता है कि ये फैमिलीज काफी ज्यादा रेपुटेटेड है, लेकिन अफसोस की बात कि ऑलरेडी मैंने हुआंगफू फैमिली को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। अब ये सुनने के बाद तो कोई भी बीच में इंटरफियर नहीं कर सकता था। मिस वांगजिन किन्यू से कहती है कि तुम्हारी डिमांड तो काफी तेजी के साथ बढ़ गई, अगर ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होंगे कि तुमने हमें ज्वाइन करने का फैसला किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग विची सिटी से एक टेलीपोर्टेशन आरे का इस्तेमाल करते हुए यहाँ हुआंगफू फैमिली मेंशन की तरफ टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं, जो मेंशन काफी ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा आलीशान था। यहाँ पर मौजूद गार्ड्स को देखकर सिबल अपने मन में कह रहा था कि यहाँ की गाड़ी सिर्फ मिड लेवल के सेलेस्टियल गॉड्स है, तो सोचो कि हुआंगफू एम्परर खुद कितना सारा ताकतवर होगा। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पर हुआंगफू एम्परर और उसकी वाइफ पहले से यहाँ पर किन्यू का बैठकर इंतजार कर रही है। और सबसे ज्यादा उतावली तो मिस वांगजिन की छोटी बहन मिस वांगलिंग है, जो कि अपनी बहन को यहाँ पर आता हुआ देखकर फौरन से भागते हुए जाकर उसे गले लगते हुए कहती है कि बहन मैंने तुम्हारा काफी दिनों से इंतजार किया, आखिरकार तुम वापस घर आ गई। साथ ही साथ वो किन्यू की तरफ देखते हुए कहती है अच्छा तो ये है वो आदमी किन्यू ग्रेट ग्रैंड फॉर्मेशन मास्टर। ये लड़का वाकई में काफी हैंडसम है, कहना पड़ेगा बिग सिस्टर आपका टेस्ट कमाल का है। जो सुनकर मिस वांगजिन भी यहाँ पर शर्माते हुए अपनी बहन को साइड करके फौरन अपने फादर की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि इनसे मिलिए, ये है किन्यू। जो सुनकर सेबल किन्यू और मिस्टर क्यू तीनों आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ होली एम्परर को रिस्पेक्ट पेश करने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंगफू एम्परर ने सिर्फ एक ही नजर में पहचान लिया था, जिस पर किन्यू भी जवाब देते हुए कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का काफी अरसा और अपनी एनर्जी फॉर्मेशंस को सीखने पर लगाई। जो सुनकर हुआंगफू एम्परर हंसते हुए कहते हैं कि इसी वजह से तुम्हारे फॉर्मेशंस की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कमाल की है। साथ ही साथ हुआंगफू एम्परर यहाँ पर अपनी बहन जिसका नाम मिस वांगफू लूजिंग था उससे सवाल करते हुए कहते हैं कि किन्यू तुम्हें देखकर कैसा लगा, जिस पर मिस लूजिंग जवाब देते हुए कहती है कि ठीक ठाक ही है। तभी अचानक यहाँ पर मिस वांगजिन के बड़े भाई ने अपने फादर से सवाल कर लिया था कि किन्यू तो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन फादर क्या आपने सोचा कि किन्यू को आप हुआंगफू फैमिली में कौन सी पोजीशन दोगे? जिस पर होली एम्परर सोचने लगे असल में हुआंगफू फैमिली में टोटल 4 हॉल्स है, जिनमें से एक हॉल का नाम लुआन जुआन हॉल था और एम्परर चाहते थे कि किन्यू को लुआन जुआन का हॉल मास्टर बना दिया जाए, लेकिन ये बात मिस लूजिंग को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किन्यू अभी एक न्यू कमर है, साथ ही साथ वो एक लो लेवल का सेलेस्टियल गॉड है, वो अपने सेलेस्टियल गॉड रेल्म के पीक पर भी नहीं पहुंचा, क्योंकि किन्यू के अलावा ऐसे कई सारे महान कल्टीवेटर्स हैं जो कि पिछले 6 ट्रिलियन हजार सालों से लगातार उस सीट के लिए अपनी कोशिशें करती जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये फैसला मेरिट पर होना चाहिए कि कौन लुआन जुआन हॉल मास्टर बनेगा। जो सुनकर दूसरी तरफ एम्परर भी जानते थे कि मिस लूजिंग ये सब क्यों बोल रही है, क्योंकि लुआन जुआन हॉल मास्टर बनने के लिए 2 और कैंडिडेट्स भी थे, जिनमें से एक कैंडिडेट का नाम कैप्टन डोंग हू था, जो कि सेलेस्टियल गॉड आर्मी का एक लीडर
एम्परर है, जबकि साथ ही साथ दूसरे कैंडिडेट का नाम है ज़ूयू। और ज़ूयू मिस लूसिंग का डिसाइपल था, जिसकी वजह से मिस लूसिंग चाहती है कि ज़ूयू ही अगला हॉल मास्टर बने। मिस लूसिंग ये सारी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहती है, तो इसमें बुराई भी क्या है? ज़ूयू ने हमारी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया, इसलिए मैं उसे लुआनजुआन हॉल मास्टर बनाना चाहती हूँ। जो सुनकर यहाँ पर मिस वांगजिन की बहन हुआंगलिंग आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, लेकिन किन्यू ज़ूयू से काफी ज्यादा ताकतवर है। क्या आपने खुद नहीं सुना था कि 100 से भी ज्यादा सेलेस्टियल गॉड इवन कि मिस्टर क्यू तक उसकी परमिशन को ब्रेक नहीं कर पाए? इसलिए मैं तो किन्यू को ही हॉल मास्टर के तौर पर सपोर्ट करती हूँ। यहाँ पर अपनी बहन की ये बातें सुनकर उसका भाई आगे की तरफ आते हुए कहते हैं कि क्यों ना एक फेयर कंपटीशन कराया जाए, जो भी कंपटीशन में जीतेगा वो लुआनजुआन हॉल मास्टर बन जाएगा। इस पर एम्परर भी एग्री हो गए थे, लेकिन मिस लूजिंग जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, किन्यू के पास काफी सारे परमिशन और स्पेस ला है, वो इस तरह की मामूली ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए डोंगहू और ज़ूयू दोनों को हरा पाएगा। जो सुनकर एम्परर भी हैरान होते हुए कहते हैं कि इसके दिमाग में कोई गड़बड़ है। वो सवाल करते हुए कहता है, फिर तुम क्या चाहती हो? जिस पर मिस लूजिंग जवाब देते हुए कहती है कि ये कंपटीशन स्ट्रेंथ का होना चाहिए, किसी परमिशन का नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि किन्यू के अलावा उसके सुपरडेंट यहाँ इस कंपटीशन में हिस्सा ले। जो सुनकर तो सेबल भी हैरान हो गया था। मिस लूजिंग बताती है कि हम इस कंपटीशन को 3 राउंड्स में रखेंगे, जहाँ पहले राउंड में लो लेवल के सेलेस्टियल गॉड्स का मुकाबला होगा, सेकंड राउंड में मिडिल लेवल सेलेस्टियल गॉड का मुकाबला होगा, और आखिरी फाइनल राउंड में किन्यू, डोहोंग और ज़ूयू का मुकाबला होगा। जो भी इन तीनों राउंड में से 2 राउंड को जीतेगा वही होगा हॉल मास्टर। असल में मिस लूजिंग अपने मन में सोच रही थी कि बेशक किन्यू तो ताकतवर होगा कि वो मेरे डिसाइपल को हरा सके, लेकिन उसके सुपरडीन इतने ज्यादा ताकतवर नहीं। अगर मैंने अपने डिसाइपल की मदद करने के लिए 2 ताकतवर वॉरियर्स को सेलेक्ट कर लिया तो इस तरह से मेरा डिसाइपल जीत जाएगा। इवन कि एम्परर को भी उसके इरादे समझ आ गए थे, लेकिन किन्यू यहाँ पर मना करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं एम्परर, अगर मिस लूजिंग यही चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं और हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। जो भी जीतेगा वही अगला हॉल मास्टर बनेगा। जो सारी बातें सुनकर मिस लूजिंग भी खुश होते हुए यहाँ पर कहती है कि 1 साल बाद ये कंपटीशन होगा, और ये कहती है वो यहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद एम्परर धीरे से खड़ा होकर किन्यू की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ज़ुआनजिन माउंटेन पर आने के लिए मैं तुम्हें वेलकम गिफ्ट देना चाहता हूँ। जो कहती हुआंगफू एम्परर ने अपने पास से 3 वेपन फोर्जिंग स्किल्स बाहर निकाल लिए थे, जिन्हें वो किन्यू के हवाले कर देता है। किन्यू भी इन पावरफुल वेपन फोर्जिंग स्किल्स को देखते हुए खुश होकर कहता है कि थैंक यू एम्परर, इनका इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में और भी ज्यादा ताकतवर हो पाऊंगा। जो सब कहते हुए किन्यू यहाँ पर एम्परर का शुक्रिया अदा करते हुए उस स्क्रोल्स को अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर ने अपनी दोनों बेटियों से कह दिया था कि किन्यू को अपने साथ फ्लोटिंग क्लाउड मेंशन ले जाओ। तो सुनकर मिस वांगजिन और मिस वांगलिंग बिल्कुल ऐसे ही करती है। वो किन्यू को लेकर यहाँ रास्ते में आ गई थी, जहाँ पर धीरे धीरे चलते हुए रास्ते में वांगजिन किन्यू से कहती है कि किन्यू तुम्हें इस कंपटीशन के लिए खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि मेरी आंटी कोई नॉर्मल इंसान नहीं, उसके पास कई सारे पावरफुल डिसाइपल्स हैं। इवन कि मुझे पूरी यकीन है कि वो अपने डिसाइपल को पिरामिडियल स्पिरिचुअल ट्रेजर भी देगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए इस कंपटीशन को जीत पाए। ये सुनकर किन्यू मिस वांगजिन को समझाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, एक कल्टिवेटर को तो मैं हरा सकता हूँ। तभी अचानक सेबल आगे की तरफ आकर यहाँ पर अपने भाई से कहता है कि भाई लो लेवल सेलेस्टियल गॉड राउंड में मुझे फाइट करने देना, मैं तुम्हारे लिए जीतूंगा। जिसके लिए किन्यू एग्री हो गया था। साथ ही साथ किन्यू अपने मन में कहता है कि मैं एक लो लेवल सेलेस्टियल गॉड बन चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं गोल्डन ऑर्ब को शायद रिफाइन कर पाऊँ। इसके लिए मुझे साइकोल्यूशन में बैठना चाहिए। वो भी ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक यहाँ इन लोगों के सामने लड़कियों का एक ग्रुप आकर खड़ा हो गया, जिनके बारे में वांगजिन और मिस वांगलिंग दोनों किन्यू को बताती है कि ये मेरी आंटी के डिसाइपल्स है और ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल है। सिर्फ मिस लूजिंग की वजह से कोई भी इन डिसाइपल को कुछ कह नहीं पाता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़कियां भी इन लोगों का रास्ता रोकते हुए कहती है कि आखिर तुम दोनों में से किन्यू कौन है। ये सुनकर किन्यू खुद ही आगे की तरफ आकर कहता है कि मैं हूँ किन्यू, बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। अभी वो लड़कियां किन्यू का मजाक उड़ाना शुरू हो गई। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी सिस्टर ज़ूयू को हरा सकते हो, जहाँ हमें जाने को मिलता है कि असल में मिस लूजिंग की डिसाइपल एक लड़की है। मगर वो लड़कियां भी यहाँ पर किन्यू के सामने इसी तरह बकवास करते उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही थी, जो सब में वांगलिंग से बर्दाश्त नहीं होता। वो फौरन अपनी चाबुक को निकालते उस लड़की पर हमला करके कहती है कि खामोश हो जाओ। ये लड़का किन्यू एक ग्रेट ग्रैंड फॉर्मेशन मास्टर है, जिसे हमारे होली एम्परर ने खुद यहाँ पर इनवाइट किया। तुम इसके सामने इस तरह से जबान नहीं चला सकती। जो सुनकर वो लड़की यहाँ पर प्रिंसेस को जवाब देते हुए कहती है कि हम आपसे बात नहीं कर रहे। किन्यू भी दूसरी तरफ मिस वांगजिन और मिस वांगलिंग से कहता है कि इनके साथ टाइम जाया मत करो, चलो यहाँ से चलते हैं। ये सब कहते हुए किन्यू शांति के साथ यहाँ से जाने वाला था, लेकिन वो लड़कियाँ सीधा नहीं होने वाली। इसलिए कहते हैं कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। वो पीछे से दोबारा किन्यू को आवाज देते हुए कहते हैं कि तुमने आखिर ये सोच भी कैसे लिया कि तुम लुआनजुआन हॉल मास्टर बन सकते हो। तुम जैसे घटिया कल्टिवेटर यहाँ पर मुंह उठाकर इसी तरह से चला नहीं आ सकता, और हम तुम्हें कभी भी हॉल मास्टर नहीं बनने देंगे। ये सुनकर सेबल को तो काफी सारा गुस्सा आ रहा था, जबकि इस बार किन्यू भी गुस्से के साथ पलटकर जवाब देते हुए कहता है कि हॉल मास्टर बनना किस्मत पर नहीं बल्कि हिम्मत पर डिपेंड करता है, और ये फैसला ताकत से मैदान में होगा। इसलिए तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं कि मैं हॉल मास्टर बनने की काबिल हूँ या नहीं। लेकिन दोबारा अगर तुमने इस तरह से मेरे सामने एरोगेंट बनने की कोशिश करी तो मुझसे रहम की उम्मीद मत करना। मगर ये सुनकर तो उन लड़कियों में से एक लड़की को गुस्सा आ गया।
लड़की का मुकाबला करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस लड़की को ओवरशैडो कर रहा था। वो लड़की चाहे अपनी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी वो मिस्टर क्यू को नहीं हरा पा रही थी। जबकि सेबल भी इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए फौरन अपने स्पेयर को बाहर की तरफ निकाल कर सिर्फ एक ही हमले के अंदर उस लड़की की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। जो देखकर तो वहाँ पर मुझे बाकी की लड़कियाँ काफी सारा शौक हो गई थी। वो अपनी बहन के लिए परेशान होने लगी। तभी अचानक किन्यू सेबल को शांत कराते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, अब इस लड़की को जाने दो। यकीनन इसने अपना सबक सीख लिया होगा। जो सुनकर सेबल उसकी सोल उसे वापस कर देता है। और किन्यू की बात बिल्कुल सही निकली। उस लड़की की आंखों में किन्यू और उसके भाइयों का खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ भी ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से एक और लड़की वहाँ पर आ जाती है, जो कि आते हुए कह रही